हाय फ्रेंड्स, आज जो बिहार पुलिस मद्य निषेध के लिए जीके जिसका प्रैक्टिस सेट जो है ये हमारा 6 होने वाला है। इससे पहले जो है हम 5 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। यदि वो वाला प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहां से जुड़कर पिछले से वीडियो को देख सकते हैं। हम वही प्रश्न करवाते हैं जो किसी न किसी एग्जाम में जो वो पूछा हुआ प्रश्न है और आगे भी पूछने की ज़्यादा से ज़्यादा संभावना बनती है। और यदि चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना है। तो चलिए बिना देरी करते हुए जो है प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। तो प्रश्न है कि दो दो ठोस पिंड ए तथा बी पानी पर तैरता है, ठीक है। और यह देखा गया है कि तैरते समय ए का आधा आयतन पानी के अंदर रहता है तथा बी का 2/3 भाग, यानी कि ए तथा बी के घनत्वों का अनुपात क्या होगा, ये बताना है। देखो न्यूमेरिकल टाइप का जो कि प्रश्न है, तो चलिए हल कीजिए। देखो यहाँ हम कैसे निकाल सकते हैं कि ठोस पिंडों के घनत्वों का आयतन, ठोस पिंडों के घनत्वों का अनुपात, ठीक है, उसके बराबर हम लेकर चलेंगे कि ठोस पिंड ए का घनत्व बटे ठोस पी का, यानी कि बी का घनत्व। यदि हम टोटल का निकालेंगे तो यहाँ से क्या निकल के आएगा कि ठोस पिंड ए के जल में डूबे भाग का आयतन, ठीक है, और उसके बटा में चला जाएगा कि ठोस पिंड बी का जल में डूबे भाग का आयतन। जैसा कि आपको हम बता देते हैं कि इसमें बोल रहा है कि ठोस पिंड ए का जल में डूबे भाग का आयतन कितना है, तो 1/2 भाग है, ठीक है। और उसके बटा में क्या है, तो उसके बटा में जो है आधा, क्या बोलते हो, तैरते समय ए का आधा आयतन, यानी कि आधा का मतलब हो गया हाफ, और उसके बाद बी का आयतन जो ये 2/3 है, ठीक है। और इसको यदि हम गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और 1 × 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इस तरीके से यदि यहाँ पर हम निकालते हैं तो ये क्या निकल कर आ रहा है, तो यहाँ पर जो है यानी कि 3/4 जो है इसका हम सॉल्यूशन करते हैं तो आ रहा है। कहने का मतलब यदि इसको हम अनुपात में करेंगे तो 3/4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो ये जो 3/4 जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहने का मतलब ऑप्शन नंबर डी में जो है बिल्कुल सही आंसर है कि 3/4। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न है 2 नंबर कि पृथ्वी का ऊपरी वायुमंडल प्रति सेकंड सूर्य से डैश केजे ऊर्जा ग्रहण करता है। डैश केजे ग्रहण ऊर्जा मतलब जो है ग्रहण करता है, ये बताना है। देखो पृथ्वी का ऊपरी वायुमंडल प्रति सेकेंड सूर्य से 1.36 कितना 1.36 के ऊर्जा जो है ग्रहण करता है। और पृथ्वी पर सूर्य सभी जैविक ऊर्जाओं का स्रोत होता है, ठीक है। और सूर्य में जो है क्या कहते हैं 73% हाइड्रोजन पाया जाता है और 25% जो है ये हीलियम पाया जाता है, ठीक है। क्या पाया जाता है, हीलियम, और 0.7% जो है ऑक्सीजन पाया जाता है। जैसा कि हाइड्रोजन की हम बात करें तो हाइड्रोजन जो है 73%, कितना पाया जाता है, 73%। और हीलियम जो है हमारा पाया जाता है, ये हीलियम जो पाया जाता है ये 25%, कितना पाया जाता है, ये जो है 25% पाया जाता है। और ऑक्सीजन जो कितना पाया जाता है, तो 0.7% पाया जाता है। कितना, 0.7%, जो कि कुछ मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड और नियॉन गैस भी पाया जाता है, ठीक है। और हम बात करें कि सूर्य तथा पृथ्वी के बीच की औसत दूरी जो होता है, तो सूर्य तथा पृथ्वी के बीच की औसत दूरी जो होता है एक खगोलीय मात्रक होता है। क्या होता है कि एक खगोलीय मात्रक होता है। और एक खगोलीय मात्रक की यदि हम बात करें तो इसका कितना होता है, तो 1.4496 इंटू 10⁻11 मीटर का होता है, एक खगोलीय मात्रक बराबर, ठीक है। और सूर्य से पृथ्वी पर प्रकाश को पहुंचने में जो है ये 8 मिनट और क्या कहते हैं 19 सेकेंड क्या होता है, लगता है, ठीक है, सूर्य को पृथ्वी तक पहुंचने में। और इस सतह का प्लायन वेग जो होता है, इस सतह का प्लायन वेग ये जो होता है एक क्या कहते हैं 617.7 किलोमीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न है कि विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर विभव वोल्ट है, ठीक है, और उस बिंदु पर स्थित q कूलम्ब आवेश की स्थितिज ऊर्जा होगी, बताइए।
देखो विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर विभव भी है, क्या है, विभव भी है, और वोल्ट यानी कि उस बिंदु पर स्थित q कूलम आवेश की स्थितिज ऊर्जा जो होगा वो क्या हो जाएगा, तो q इंटू का भी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, q इंटू का भी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। देखो क्या कहते हैं, विद्युत ऊर्जा के लिए फॉर्मूला क्या होता है, देखो विद्युत ऊर्जा के लिए एक फॉर्मूला होता है कि आवेश इंटू विभवांतर, क्या होता है कि आवेश इंटू विभवांतर, और विद्युत ऊर्जा को किलोवाट घंटा में मापा जाता है, ठीक है। और किसी भी मतलब क्या कहते हैं खोखले चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र जो होता है वो हमेशा शून्य होता है, ठीक है, क्या होता है वो शून्य होता है, और खोखला गोला एक क्या कहते हैं परिरक्षक का कार्य करता है इसी कारण से, ठीक है। और विद्युत विभव के लिए क्या होता है, विद्युत विभव यानी कि भी के लिए जो फॉर्मूला होता है वो वर्क बटे क्या होता है, यानी कि कार्य बटा में आवेश होता है, ठीक है। और विद्युत विभव का ऐसा ही मात्रक जो होता है वो वोल्ट होता है। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न है 4 नंबर की, 125 वाट का पंखा 5 यूनिट बिजली में चलेगा। देखो 125 क्या बोल रहा है कि 125 वाट का पंखा है, 5 यूनिट बिजली में 40 घंटा मतलब जो है चलने वाला है, कितना चलने वाला है, ये 40 घंटा जो है चलने वाला है। कैसे चलने वाला है, देखो समय घंटा में यदि हम यूनिट निकालेंगे तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखिए क्यू बटे का सॉरी यूनिट में निकालना पड़ेगा। देख लीजिए यहाँ पर यदि समय के लिए हम बात करें तो समय घंटा के लिए एक फॉर्मूला होता है कि यूनिट कितना है, तो यूनिट यानी कि देख लो यूनिट इंटू का 1000 हो जाएगा, क्योंकि ये 1000 जो होता है 1 किलोवाट मतलब कि 1 यूनिट बराबर 1000 किलोवाट होता है, ठीक है। और नीचे में हम वह लिखेंगे कि पंखा की शक्ति कितना है, पंखा की शक्ति यानी कि वाट लिखेंगे, ठीक है, वाट लिखेंगे। इस तरीके से जो हम इसको निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे, तो यूनिट कितना दिया हुआ है, तो यानी कि 5 यूनिट दिया है, यानी कि 5 से गुना कर देंगे, उसके बाद 1000 से इसको फिर हम गुना कर देंगे, उसके बाद टोटल वाट यानी कि शक्ति इसका कितना दिया हुआ है, तो 125 है, कितना है 125। यदि आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये जो निकल कर कितना आएगा, तो 40 निकल कर आने वाला है, ठीक है। तो इस तरीके से इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर की हम बात करें तो ऑप्शन जो है बी हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न है कि किसी ठोस द्रव में द्रव का स्पर्श स्पर्श कोण निर्भर करता है, स्पर्श कोण जो है किस पर निर्भर करता है, देखो किसी ठोस में द्रव का स्पर्श कोण जो होता है ठोस एवं द्रव दोनों पर निर्भर करता है, ठोस एवं द्रव जो है ये दोनों पर क्या करता है, तो निर्भर करता है। और देखो द्रव और ठोस के संपर्क बिंदु पर द्रव के तल और ठोस के तल पर मतलब खींची गई स्पर्श रेखा के मध्य द्रव के अंदर बना कोण द्रव ठोस युग्म के लिए स्पर्श कोण कहलाता है, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न है 6 नंबर कि निम्न में से कौन सा केवल द्रव से संबंधित है तथा गैसों से नहीं है। देखो पृष्ठ तनाव यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, पृष्ठ तनाव। देखो पृष्ठ तनाव जो होता है ये द्रवों के मुक्त पृष्ठ द्वारा प्राप्त एक ऊर्जा होता है, और यह केवल द्रवों से संबंधित होता है, क्योंकि गैसों मुक्त जो पृष्ठ नहीं होता है। और पृष्ठ तनाव के लिए फॉर्मूला होता है कि पृष्ठ ऊर्जा यानी कि एस इंटू का ए बटा का ए यानी कि क्षेत्रफल, ठीक है, इस तरीके से होता है। देखो द्रव का ऊपरी पृष्ठ अपने पृष्ठ ऊर्जा को महत्तम करने का प्रयास करता है, लेकिन क्षेत्रफल को न्यूनतम, इस गुण को पृष्ठ तनाव ही कहते हैं, ठीक है। और द्रव का ताप बढ़ने पर पृष्ठ तनाव जो है ये कम हो जाता है, और क्रांतिक ताप पर पृष्ठ तनाव का मान जो ये हमेशा शून्य होता है, ठीक है। और वर्षा की बूंदे जो होता है, वर्षा की बूंदे और पारे की बूंदे ये गोलाकार होता है, क्यों होता है, क्योंकि ये जो पृष्ठ तनाव के कारण ही होता है। क्यों होता है, पृष्ठ तनाव के कारण ही जो वर्षा का बूंद जो होता है और ये पारा की बूंद जो होता है ये गोला होता है, ये जो है पृष्ठ तनाव के कारण ही होता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को।
चलिए अगला प्रश्न है 7 नंबर की, निम्न में से सर्वाधिक छोटा मात्रक कौन सा है? निम्न में से सर्वाधिक जो है छोटा मात्रक जो ये कौन सा है? देखो ये फर्मी, क्या है ये? फर्मी सबसे छोटा मात्रक है। देखो एक एक मिलीमीटर बराबर, 1 मिलीमीटर बराबर होता है 10⁻³ ठीक है। और जो होता है कि एक एंगस्ट्रम बराबर जो होता है ये 10⁻⁻10 मीटर होता है। ठीक है। देखो हम सब की बात करें, पहले मिलीमीटर की बात किए, उसके बाद एंगस्ट्रम की बात कर रहे हैं, अब उसके बाद जो है हम क्या कहते हैं, फर्मी मीटर की हम बात कर रहे हैं। कहने का मतलब एक फर्मी मीटर बराबर, ये 10⁻⁻15 मीटर होता है। कितना होता है? 10⁻⁻15 मीटर होता है। लेकिन दिए गए मात्रकों में फर्मी क्या है? सबसे छोटा मात्रक है, क्योंकि देखो एक पिकोमीटर बराबर 10⁻- क्या होता है? एक पिकोमीटर बराबर होता है 10⁻⁻12 मीटर होता है। और एक माइक्रोन बराबर 10⁻⁻6 मीटर होता है। लेकिन फर्मी, देखो एक बात और हम बता देंगे कि फर्मी मीटर के द्वारा जो है परमाणु के नाभिक की त्रिज्या मापा जाता है। फर्मी मीटर के द्वारा जो है परमाणु के नाभिक की त्रिज्या जो कि मापा जाता है, और एंगस्ट्रम मीटर द्वारा परमाणु की त्रिज्या तथा तरंग दैर्घ्य को मापा जाता है। ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न है 8 नंबर कि 1 जूल बराबर होता है, यानी कि 1 जूल बराबर क्या होता है? देखो 1 जूल बराबर 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर होता है। क्या होता है कि 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर होता है। देखो 1 वाट बराबर जो होता है वो क्या होता है? तो 1 वाट बराबर होता है कि 1 जूल पर सेकेंड, 1 जूल पर सेकेंड होता है 1 वाट बराबर। ठीक है। और इसके बराबर ही हम फिर चलेंगे, 1 जूल/1 सेकेंड के बराबर चलेंगे, तो इसके बराबर फिर होता है कि 1 न्यूटन इंटू मीटर, क्या होता है? इंटू का मीटर बाय सेकेंड होता है, इसके बराबर होता है। ठीक है। और वाट घंटा के लिए जो जूल होता है वो 1 वाट बराबर यानी कि 3600 जूल होता है। ठीक है। इसे भी याद रखना है। और 1 किलोवाट घंटा बराबर 1000 वाट घंटा होता है, और 1000 वाट इंटू 1 घंटा बराबर जो होता है, यदि हम जूल में इसको कन्वर्ट करेंगे तो जूल में जो ये 3.6 क्या हो जाएगा? 3.6 इंटू 10⁻6 जूल होता है। ठीक है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न है 10 नंबर की, किसी ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन उपस्थित किससे होगी? देखो किसी ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन उपस्थित जो है उनकी पहचान, यानी कि ms क्या होता है कि उनकी पहचान जो होता है वो ms चक्रण यानी कि क्वांटम संख्या द्वारा होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। देखो 2 इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिटल में उपस्थित रहते हैं तो एक तथा दूसरा होता है, तो इस तरीके से हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न है 11 नंबर की, Al3+ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है? देखो Al3+ इलेक्ट्रॉनों में संख्या की हम बात करें तो ये 10 है। कितना है? ये 10। ठीक है। देखो एल्युमिनियम की परमाणु संख्या क्या होता है? 13 होता है, ये 13 एल्युमिनियम की परमाणु संख्या है। ठीक है। और देखो पृथ्वी की भूपट्टी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु जो होता है ये एल्युमिनियम ही होता है। क्या होता है? ये एल्युमिनियम। ठीक है। और इसका निष्कर्षण जो है ये बॉक्साइट नामक मतलब अयस्क के द्वारा किया जाता है। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, 12 नंबर में प्रश्न है कि रसोई गैस जो है किसका मिश्रण है? रसोई गैस जो है ये किसका मिश्रण है? देखो रसोई गैस जो है ये ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण है। ब्यूटेन और प्रोपेन का क्या है? एक मिश्रण है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। देखो रसोई गैस जो है एलपीजी भी कहते हैं इसको हम लोग, एलपीजी यानी कि एलपीजी भी कहते हैं। और एलपीजी का अर्थ होता है कि लिक्विड
पेट्रोलियम गैस क्या होता है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस होता है, और हिंदी में इसको जो है हम लोग द्रवित पेट्रोलियम गैस कहते हैं। ठीक है, और इसमें जो है ना 83% कितना 83%, इसमें 83% नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन, और जिसमें कि 16% प्रोपेन होता है, और इसमें 1% की मात्रा में इथाइल और मर्केप्टेन होता है। ठीक है, डाला जाता है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न है 13 नंबर की, रेडियो एक्टिविता का कारण क्या है। रेडियो एक्टिविता का कारण जो है ये क्या है। देखो रेडियो एक्टिविता का कारण होता है कि अस्थाई नावक क्या होता है, अस्थाई नाविक होता है, कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अस्थाई नाविक होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। अगला प्रश्न है 14 नंबर की, जिस यौगिक से आइडोफॉर्म बना सकते हैं वह क्या है। जिस यौगिक से आइडोफॉर्म बना सकते हैं वह जो है क्या है। देखो एसीटोन यौगिक से आइडोफॉर्म बना सकते हैं, कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, एसीटोन से। ठीक है, देखो आइडोफॉर्म यानी कि ऑर्गेनाइ आयोड क्या है, एक यौगिक है, और इसका रासायनिक सूत्र की हम बात करें तो CHL3 होता है। ठीक है, और यह क्लोरोफॉर्म की भांति यानी कि कीटाणुनाशक होता है। क्या होता है, यह जो कीटाणुनाशक होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न है 15 नंबर की, अस्थाई विलयन मतलब तंत्र जो है ये कौन सा है। देखो अस्थाई विलयन तंत्र जो होता है ये अति संतृप्त विलयन तंत्र होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, देखो पनीर हो गया, मक्खन हो गया, जेल हो गया, कोलाइड हो गया। ठीक है, ये सब क्या है, कोलाइड है, जबकि जेल कोलाइड में ठोस में द्रव का परिक्षेपण होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। अगला प्रश्न है 16 नंबर की, एवरोगार्डो का नियम निकालने में उपयोगी है। देखो एवरोगार्डो नियम मतलब निकालने में उपयोगी, यानी कि 5 तत्व होता है। सबसे पहला यानी कि ऑप्शन डी, देखो कौन कौन सा होता है पहले समझ लेते हैं। गैस, देखो गैसों का आयतन ज्ञात करने में होता है, गैसों का आयतन ज्ञात करने में इसका प्रयोग किया जाता है। और दूसरा जो है अणु और परमाणु के बीच अंतर करने में किया जाता है। और तीसरा जो है गैस का अणु सूत्र स्थापित करने में भी किया जाता है। और इसका नियम जो है अनुभार यानी कि क्या कहते हैं कि 2 इंटू वाष्प घनत्व यानी कि डेंसिटी में भी किया जाता है। और गैस का STP पर आयतन यानी कि कितना 22.4 लीटर होता है, उसमें भी किया जाता है। और समान ताप एवं दाब पर गैसों के समान आयतन में अणुओं और परमाणु की संख्या क्या होती है, वो नियत होती है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न को। इसका आंसर जो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सभी। चलिए देख लेंगे अगला प्रश्न को। अगला प्रश्न है 17 नंबर की, हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा O2 से जुड़ता है। देखो हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान करने के लिए ग्लूकोज O2 से जुड़ता है। कौन जुड़ता है, ये ग्लूकोज जुड़ता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ग्लूकोज जुड़ता है। और ग्लूकोज सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट होता है, और यह जल में घुलनशील होता है। और इसका रासायनिक सूत्र की हम बात करें तो इसका रासायनिक सूत्र C6H12O6, यानी कि ये जो क्या होता है ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है। और यह स्वाद में जो है ना मीठा होता है, और सजीवों की कोशिकाओं के लिए ऊर्जा का सर्वश्रेष्ठ प्रमुख होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न है 18 नंबर की, निम्नलिखित में से कौन एक मतलब स्व प्रतिरोधी बीमारी है। स्व प्रतिरोधी बीमारी है, देखो SCDI एक क्या है, स्व प्रतिरोधी बीमारी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखो यह एक आनुवांशिक विकार है जो कि कार्यशील यानी कि T कोशिका और B कोशिका का प्रभावित करता है। ठीक, चलिए देख लेंगे अगला प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न जो कि स्क्रीन पर आ चुका है कि श्रोणियों में अंडो उत्सर्ग होता है। श्रोणियों में अंडो उत्सर्ग होता है। देखो
स्वनियों नहीं बल्कि यहाँ पर जो है ना कुछ मिस्टेक हो गया, अस्तनियों हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर जो है ना अस्तनियों हो जाएगा, अस्तनियों। ठीक है, क्या हो जाएगा? अस्तनियों। देखो अस्तनियों में अंडो उत्सर्ग में जो है अंडो उत्सर्ग यानी कि FSH और LH द्वारा होता है। क्या होता है? LH के द्वारा होता है, यानी कि ऑप्शन की हम बात करें तो ये ऑप्शन बी हो जाएगा। देखो यहाँ पर भी कुछ मिस्टेक हो चुका है, पी की जगह पर जो ये यहाँ पर एफ होना चाहिए था, FSH और LH के द्वारा जो कि होता है। ठीक है, तो इसको जो आप क्या याद रखिएगा, तो FSH और LH के द्वारा होता है, स्तनियों में होता है। ठीक है, और पिट्यूटरी ग्रंथि के एनिडोहाइपोफाइसिस से स्रावित यानी कि फ्लोकिन जो होता है हार्मोन, उसको FSH और क्या कहते हैं LH स्तनियों में अंडोत्तर को क्या करता है? प्रेरित करता है। और पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। यह जो होता है सबसे छोटी ग्रंथि होती है और मस्तिष्क में स्थित होता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न है 20 नंबर की, वह परिघटना जिसमें स्वतंत्र अपव्यवहार नहीं होता है, स्वतंत्र अपव्यवहार नहीं होता है, वह घटना बताइए। देखो यह संलग्नता में जो है बल्कि नहीं होता, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो वह जीव जो समान एलील धारण करता है मतलब समजात कहलाता है, और पीढ़ी वन मतलब अस्थायी जनक से किया संकरण परीक्षण संकरण कहलाता है। तो वो समान लिंग और जीन प्रारीप यानी कि यमज क्या कहता है, उसको जो हम लोग यमज कहते हैं, उसको क्या कहते हैं? यमज कहते हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न जो कि 21 नंबर में प्रश्न क्या है कि इनमें से कौन सा व्यसन मुक्ति के लिए उत्तम साधन साबित हुआ है? तो चलिए बताइए। देखो ऑप्शन नंबर सी जो है विटामिन सी। देखो विटामिन सी का रासायनिक नाम जो होता है ये एस्कॉर्बिक एसिड होता है। क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड होता है। और यह जल में क्या होता है? विलय विटामिन होता है। यह मानव शरीर में इसकी कमी से अस्कर्बी नामक रोग होता है। ठीक है, कौन सा रोग होता है? अस्कर्बी नामक रोग होता है। देखो मानव शरीर में विटामिन डी और ई का निर्माण भी होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। अगला प्रश्न है 22 नंबर के, पक्षियों के अंडों को नाम से जाना जाता है। पक्षियों के अंडों को इस नाम से भी जाना जाता है, यानी कि पक्षियों के अंडों को किस और नाम से जाना जाता है? पक्षियों के अंडों को बताइए। देखो पक्षियों के अंडों को जो है गोलार्ध पितकी के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न क्या है? 23 नंबर में प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा जंतु परजीवी नहीं है? निम्न में से कौन सा जंतु है जो कि परजीवी नहीं है? देखो समुद्री जीव। क्या है कि समुद्री जीव जो होता है, जो कि समुद्री एनीमोन परजीवी नहीं है, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। मतलब नहीं है कि बात कर रहा है। ठीक है, तो चलिए देख लेंगे अगला प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न है 24 नंबर की, कोशिकांग जिसमें एक कोशिका में वायु शोषण होता है वह क्या है? देखो वह माइटोकॉन्ड्रिया। क्या है? वह माइटोकॉन्ड्रिया है। देखो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर सभी खाद्य पदार्थ यानी कि कार्बोहाइड्रेट, वसा एंड प्रोटीन ऑक्सीकरण होता है, जिससे जिससे ऊर्जा को क्या होती है? उत्पन्न होती है। और यह ऊर्जा जो है ना ATP के रूप में मतलब जो है ना मतलब संचित रहता है। और इसका निर्माण जो है एडीपी एवं अकार्बनिक जैसे कि फास्फोट, क्या हो गया? जैसे फास्फोट के संयोग से होता है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न है 25 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन प्रकाश संश्लेषण में इलेक्ट्रॉन परिवहन से संबंधित है? देखो लोहा क्या है? तो लोहा जो होता है ये सही हो जाएगा। ठीक है, तो वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण में इनका आयतन और इलेक्ट्रॉन दान में इसका ऑक्सीकरण होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। चलिए यहाँ पर जो है मिलान करना है। ठीक है,
कि इसमें से कौन सा मिलान सही है, कौन सा मिलान गलत है। देखो बिहू बिहू जो है असम का लोक नृत्य है, ये तो सही है। उसके बाद घूमर, घूमर कहाँ का है, तो घूमर जो है राजस्थान का, ये भी सही है। भांगड़ा, भांगड़ा कहाँ का है, तो भांगड़ा जो है ये भांगड़ा जो है ये पंजाब का है। कहाँ का है, ये पंजाब का है। उसके बाद लावनी, लावनी कहाँ का है, तो ये लावनी जो है ये महाराष्ट्र का है। तो इसका सही आंसर जो है ये क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर जो है ये क्या कहते हैं, भांगड़ा, जो कि ये कहाँ का है, ये पंजाब का है, बल्कि केरल का नहीं है। तो ये वाला इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न है 27 नंबर कि द मार्च ऑफ मोबाइल मनी निम्न में से किसके द्वारा रचित पुस्तक है। किसके द्वारा क्या है, रचित पुस्तक है। देखो द मार्च ऑफ मोबाइल मनी पुस्तक का लेखक जो है ये सेम पित्रोदा एवं मेहुल देसाई, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसे इस्पात का चोखटा की संज्ञा दी गई है। बताइए। देखो ये भारतीय नागरिक सेवा आईसीएस को दिया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, देखो भारत में आईसीएस की परीक्षा 1922 से जो कि प्रारंभ होने लगा है, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना भी कब हुआ है, कि 1885 ईस्वी में हुआ है। कब हुआ, 1885 ईस्वी में जो कि शुरू हुआ था। और स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में हुआ है। स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुआ है, तो ये 1923 में हुआ है। ठीक है, और क्या कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना जो है ये 1980 में हुआ है। कब हुआ है, ये 1980 ईस्वी में हुआ है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। अगला प्रश्न है 29 नंबर की उगादी, बिहू, गुड़ी पड़वा, पुथौड़ा, विशु और बिस्वा संक्रिय में ये भारत के सभी त्योहार किस इवेंट का जश्न मनाते हैं। देखो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि नए साल की शुरुआत करती है। क्या करती है, नए साल की शुरुआत करती है। ये भारत के सभी त्योहार नए साल की क्या है, शुरुआत होती है, जश्न मनाते हैं। और कर्नाटक के लोग चैत्र माह के पहले दिन उगादी को यानी कि नव वर्ष के रूप में मनाते हैं। और मार्च अप्रैल में महाराष्ट्र के गुड़ी पड़वा को नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, तो ये सब हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न क्या है, तो अगला प्रश्न है 30 नंबर की जनगणना 2011 के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश की लिंगानुपात सबसे कम है। देखो जनगणना 2011 के अनुसार दमन और द्वीप केंद्र शासित प्रदेश की लिंगानुपात क्या है, सबसे कम है। दमन और द्वीप को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, दमन और द्वीप का लिंगानुपात 2011 की जनगणना में यानी कि 618 है। कितना है, 618 है, जो कि भारत में सबसे कम है। भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात केरल राज्य का है। किसका है, ये केरल राज्य का है। कि ठीक है, केरल राज्य का है लिंगानुपात। और कितना है, तो ये पूछ देगा कितना है, तो ये 1084। कितना है, ये 1084 है। ठीक है, और 26 जनवरी 2020 से दादर और नागर हवेली तथा दमन और द्वीप एक केंद्र शासित प्रदेश हो गया है। और भारत में अब 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न है 31 नंबर की चार्ल्स विल्किंसन का भागवत गीता का अंग्रेजी संस्करण पहले किस वर्ष में प्रकाशित किया गया था। देखो इसका प्रकाशित यानी कि 1785 ईस्वी में किया गया था। 1785 ईस्वी में, कि ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या है, तो अगला प्रश्न है 32 नंबर कि नाइचो किस देश की गुप्तचर संस्था है। नाइचो जो है यह किस देश की गुप्तचर संस्था है। देखो नाइचो जो है ये जापान की गुप्तचर संस्था है, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा, जापान की। कहाँ का है, ये जापान का है। और ईरान का गुप्तचर संस्था क्या है, तो ईरान की गुप्तचर संस्था जो है ये साबक क्या होता है, ये साबाक होता है। ठीक है, ईरान का होता है। ठीक है, और इराक का क्या होता है, तो इराक का गुप्तचर संस्था जो होता है ये अल होता है। क्या होता है, ये अल। ठीक है, अल होता है। तो इस तरीके से होता है। और जापान की राजधानी कहाँ है, टोक्यो। इसे भी याद रखना। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को।
चलिए अगला प्रश्न है 33 नंबर की, मगध की राजधानी जो ये कौन सी थी? मगध की राजधानी कौन सी थी? मगध की राजधानी जो ये कौन सी थी? देखो मगध की राजधानी ये राजगीर था। कहाँ था? राजगीर। देखो इस वंश के प्रथम शासक बृहदत्त का पुत्र यानी कि जरासंध था, जिसने गिरिब्रिज राजगृह को अपनी राजधानी बनाया था, और उदयन ने राजगीर से राजधानी पाटलिपुत्र जो कि स्थानांतरित किया था, और शिशुनाग ने वैशाली की राजधानी बनाया, और पुनः कालाशोक ने इनकी अपनी राजधानी को पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर दिया। यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न क्या है? 34 नंबर की, सिंघम सभ्यता का महानगर स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? कहाँ से प्राप्त हुआ है बताइए। देखो 1922 ईस्वी में। कब? 1922 ईस्वी में। 1922 ईस्वी में राखल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज किया था। ठीक है, किसका खोज किया था? तो मोहनजोदड़ो की खोज किया था, और यहाँ से सिंघम सभ्यता के महान मतलब स्नानागार के मतलब साक्ष्य मिला है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। अगला प्रश्न है 35 नंबर की, शिवाजी ने किस वर्ष छत्रपति की उपाधि धारण किया है? देखो शिवाजी ने 19 क्या कहते हैं 1674 में। कब किया है? 1674 ईस्वी में जो है अपना राज्याभिषेक रायगढ़ के रूप में किले पर किया था, और राज्याभिषेक की प्रक्रिया पंडित गंगा भट्ट के द्वारा संपन्न की गई थी। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न है 36 नंबर की, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल जो ये कौन था? देखो 1857 के विद्रोह के समय लॉर्ड कैनिंग। कौन था? लॉर्ड कैनिंग भारत के गवर्नर जनरल था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग था। कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। और लॉर्ड कैनिंग ने इंडियन हाई कोर्ट एक्ट के द्वारा बम्बई, कलकत्ता और मद्रास के उच्च न्यायालयों की स्थापना किया है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। अगला प्रश्न है 37 नंबर के, भारत का पहला समाचार पत्र कौन था? भारत का पहला समाचार पत्र जो है ये कौन सा था? भारत का पहला समाचार पत्र जो है ये कौन सा था? यानी कि द बंगाल गजट। क्या है? द बंगाल गजट, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? द बंगाल गजट। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था? रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है ये किसने किया था? देखो रामकृष्ण मिशन की स्थापना यानी कि स्वामी विवेकानंद ने। किसने किया है? स्वामी विवेकानंद ने किया है, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। और कब किया है तो ये भी पूछ सकता है कि 1897 में किया है। कब किया है? 1897 ईस्वी में किया है। और सर्वप्रथम मठ की स्थापना कलकत्ता के समीप यानी कि बारानगढ़ में की गई थी। ठीक है, और मिशन का द्वितीय मठ यानी कि अल्मोड़ के पास यानी कि मायावती में स्थापित किया गया था। इसे भी याद रखना। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न है 39 नंबर की, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित प्रथम घटना थी। देखो सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखो 10 मई। कब? 10 मई 1857। क्या है कि 10 मई 1857 को मेरठ के भारतीय सैनिकों ने विद्रोह कर अपने साथियों के साथ दिल्ली की ओर मतलब प्रस्थान किया। और 12 मई 1857 को दिल्ली पर अधिकार करके विद्रोहियों ने मुगल शासक यानी कि बहादुर शाह द्वितीय को भारत का सम्राट घोषित किया। और इस प्रकार सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना 1857 के स्वतंत्रता संग्राम पर प्रथम घटना था। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। अगला प्रश्न जो कि आज का हमारा लास्ट प्रश्न होने वाला है 40 नंबर। ठीक है, कि शुद्ध अद्वैतवाद का प्रतिपादन किसने किया था? बताइए। देखो वल्लभाचार्य ने अद्वैतवाद का प्रतिपादन किया था, ना कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को क्या करना है? लाइक करना है, उसके बाद सब्सक्राइब करना है, उसके बाद दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, और कमेंट में एक प्यारा सा कमेंट कर देना है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।